हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। ये हमारा बिजनेस स्टडी सेकेंड चैप्टर फॉर 11 क्लास के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। और इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेकेंड स्टेज के बारे में, दैट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया प्रमोशन स्टेज के बारे में कि आखिर प्रमोशन ऑफ द कंपनी क्या होता है और प्रमोटर कौन होते हैं एंड प्रमोशन स्टेज में किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर से देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे सेकेंड स्टेज के बारे में, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकेंड स्टेज की बात करें तो ये है हमारा इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ द कंपनी is the second stage in the formation of the company. Incorporation stage refers to registration of company under Companies Act 2013। जैसा कि आपको हम पहले ही बताए थे कि पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, पर अब क्या चलता है कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है चीजें भी बदलती हैं। 1956 में जो तरीका था बिजनेस करने का, आज वो तरीका नहीं है। तो समय के साथ, है ना, लॉ को ना चेंज करना पड़ता है। लॉ आर ऑलवेज डायनेमिक, नॉट स्टैटिक। स्टैटिक ये नहीं होता। स्टैटिक किसको बोलते हैं? जो स्थिर हो, जो कभी चेंज ना हो। मगर लॉ की बात करें तो लॉ कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। समय चेंज, नीड, अगर इन्वायरमेंट बदल रहा है, नीड बदल रहे हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, द मेन स्टेप्स अंडर इनकॉर्पोरेशन स्टेज आर, आपके अलग अलग स्टेप्स हैं, एकदम इजी स्टेप है। ये टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है। टोटल आपका 4 स्टेप्स है, ठीक है, और इस 4 स्टेप्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और एकदम आसान टॉपिक है। और यहाँ पर जो भी बातें लिखी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है सारी की सारी बातें। सबसे पहला कह रहा फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जब नेम अप्रूवल हो जाता है, जैसे आपका नेम अप्रूवल हो गया, तो नेम अप्रूवल के बाद बहुत सारे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको फिल करना और उसको सबमिट करना रजिस्ट्रार में, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों के बारे में एकदम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये क्या होता है सर? स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब, देखिए, हर कंपनी को ना ये पहले ही लिखना पड़ता है कि इसका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना। ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल कहने का मतलब कि कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगी। जैसे मान लीजिए हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और हमको पहले ही लिखना पड़ेगा कि मेरे रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो 1 करोड़ का है। अब 1 करोड़ का कहने का मतलब कि हम मैक्सिमम 1 करोड़ का शेयर इशू करेंगे, यानी कि शेयर बेच के हम कितना अरेंज कर सकते हैं? कैपिटल 1 करोड़। सर अगर उससे ज्यादा का जरूरत पड़ेगा तो बदलाव करेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंजेस लाएंगे, फिर उसके बाद 1 करोड़ को हम लोग 10 करोड़ बना देंगे, फिर और पैसे का जरूरत पड़ेगा तो फिर चेंजेस लाएंगे, मगर एक अमाउंट आपको लिखना पड़ता है। तो सर जब बार बार बढ़ाएंगे ही तो क्यों ना 100 करोड़ एक बार में ही लिख दें, बढ़ाने का झंझट ही नहीं पड़ेगा। तो बाबू, जितना ज्यादा ऑथराइज्ड कैपिटल रखोगे उतना ज्यादा तुमको लीगल एक्सपेंसेस फी देना पड़ेगा। 100 करोड़ के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा और 1 करोड़ के हिसाब से कम होगा। तो जितना रिक्वायर्ड है आपको उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन फी, है ना, एक्यूमुलेट करना होता है। तो ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल, और रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब आप अपने कंपनी का कितने का शेयर मार्केट में इशू करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में रजिस्टर करना, कल को चाहे तो आप इसमें अमेंडमेंट लाके चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या डॉक्यूमेंट है? अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विथ नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड एज। जितने भी डायरेक्टर हैं, आपको बताए ना
कि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 डायरेक्टर का होना, सॉरी 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है। तो मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में 6 डायरेक्टर, हम जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 6 डायरेक्टर बनाए हैं, तो 6 डायरेक्टर का नाम, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन अगर कुछ करते हैं तो वो सब सारा मेंशन करना होता है। चलिए ठीक है सर। द रिटेन कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। अब देखिए मान लीजिए कि हम आपको जबरदस्ती आपका नाम लिख दिए, ये भी तो हो सकता है, तो इसलिए सारे डायरेक्टर का रिटेन कंसेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि आपका रिटेन होना चाहिए कि हाँ, आई एज अ डायरेक्टर, है ना, एक्सेप्ट टू बी द पार्ट ऑफ द दिस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे अपना साइन कर दिया, आई डोंट हैव एनी इशू विद टू बीइंग एन डायरेक्टर ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। देखिए हर कंपनी का ना एक, देखिए किसी भी बिजनेस की बात करें तो एक लोकेशन होता है उसका, फिक्स्ड लोकेशन। जैसे स्कूल की बात करें तो एक उसका लोकेशन होता है, वैसे ही किसी भी दुकान की बात करें तो उसका एक लोकेशन होता है। वैसे ही कंपनी की बात करें तो देखो, जैसे नेस्ले कंपनी की बात करो तो नेस्ले कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट बिकता है, मैगी है, सेरेलैक्स है, वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो अब कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, हेड क्वार्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर का क्या एड्रेस है ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। सर चेंजेस कर सकते हैं, एकदम चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिलहाल क्या हेड क्वार्टर का एड्रेस है ये आपको बताना पड़ेगा। यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा प्लेस ऑफ लोकेशन क्या है। मतलब कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी कस्टमर को या भी सरकार को, तो सरकार कहाँ कहाँ खोजेगा, तो जो एड्रेस है वहीं पर वो आएगा और आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। तो एड्रेस होना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब ये डिक्लेयर करना, जैसे कभी कभी आप फॉर्म भरते होगे तो देखते होगे पूरा ऊपर फॉर्म भरा हुआ है और नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द अबव सेड इंफॉर्मेशन विच हैज बीन फिल्ड बाय मी आर ट्रू एज पर माई कंसर्न। If anything found wrong, if any find wrong, I would be held responsible for that, है ना। और नीचे आप साइन कर दिए, इसका ये मतलब है कि आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ अभी जो यहाँ पर ऊपर में हम डिटेल भरे हैं वो सारा सही है मेरे हिसाब से और मेरे नॉलेज में, मगर किसी भी तरीके का गलती पाया जाता है तो उसके लिए हम ही लायबल होंगे। ठीक है। तो इस तरीके का, अब देखिए इतना सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए तो भाई बनाए हो तुम, तो गलती अगर पकड़ाता तो लायबल कौन होगे, आप, है ना। इसलिए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ध्यान रहेगा, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ये सब आपके लिए एकदम नया वर्ड है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब सेल्फ अटेस्ट करना कि हाँ भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किया है, वो जितने भी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया वो सारा का सारा सही है मेरे हिसाब से, हम अपने नॉलेज में सब सही दिए हैं, और जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना था वो हम फॉलो कर चुके हैं। देखिए statutory declaration stating that all the formalities related to the formation of the company are duly completed, है ना। जितने भी फॉर्मेलिटीज होने चाहिए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हम लोग फॉलो कर चुके हैं। चलिए ये हमारा सबसे पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, दैट इज फिलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है आपका, अब भाई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो तो क्या फी वगैरह भी पे करोगे, रजिस्ट्रार का कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे तो उसका एक चार्ज होता है कि नहीं, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो भी चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। तो अलॉन्ग विद द फॉलोइंग फिलिंग द अबव डॉक्यूमेंट, the prescribed fee of registration also has to be deposited. The amount of registration fee depend on the amount of authorized capital। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, the amount of registration fee depend on the amount of authorized capital।
और ऊपर में हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में पढ़े हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसमें कि हम आपको बताए थे कि अगर आप 1 करोड़ लिखेंगे तो 1 करोड़ के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा, और अगर 100 करोड़ लिखेंगे तो 100 करोड़ के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा। तो ये जो फी है आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझे? चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार अब क्या करेंगे, जब सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दिए, सारा डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर दिए तो रजिस्ट्रार इसको वेरीफाई करेगा। मान लीजिए हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रार में सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो रजिस्ट्रार आंख बंद करके थोड़ी ऑथेंटिकेट कर देगा, वो भी तो वेरीफाई करेगा। तो अब रजिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसका वेरिफिकेशन की बारी आती है। तो रजिस्ट्रार वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड and he also check the receipt fee of deposited if he is satisfied। अगर वो बंदा सेटिस्फाई हो गया with the validity and authenticity of the document submitted, then registrar enter the name of the company in his register। सिंपली क्या है, वेरीफाई करेगा और उसके बाद अगर देखेगा कि सब कुछ सही है तो भाई एंट्री कर लेगा वो, है कि नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब अब जब रजिस्ट्रार वेरीफाई कर लिया कि भाई सब कुछ सही है, सब कुछ पक्का है, तब आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कुछ इस प्रकार का होता है, वो आपको दिया जाएगा। ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? ये बॉक्स में जो बना हुआ है कंपनी के तरफ से, रजिस्ट्रार के तरफ से, यानी कि सरकार के तरफ से आपको इशू किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये एक प्रूफ है कि आपके कंपनी का जन्म हो चुका है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है कि आपके कंपनी का जन्म हो चुका है। देखो जैसे सिंपल सा फंडा है, जैसे मान लीजिए तुम जन्म लिए, तुम जो जन्म लिए, मान लीजिए 1 जनवरी को जन्म हुआ तुम्हारा, तो तुम्हारे मम्मी पापा बोल रहे हैं 1 जनवरी को जन्म हुआ, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार नहीं मानेगी। सरकार क्या बोलेगा, भाई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दो, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा 1 जनवरी को जन्म हुआ है 2002 को। 2002 या 2003 तुम लोग का चल रहा होगा, इसी तरीके से। बात समझ में आया? चलो 2003 ही ले लेते हैं, 2003 या 2004 जो भी है। तो सरकार जो है वो सर्टिफिकेट की बात करती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जैसे तुम्हारे जन्म के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसी तरीके से कंपनी का जन्म के लिए कंपनी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट किसको बोला जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को। यानी कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया यानी कि मेरे कंपनी का जन्म हो गया। बात समझ में आया? हाँ सर। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, the registrar issue certificate of incorporation. From this date onward, the company is considered separate legal entity। और इसी दिन से, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया। आपको पता है ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कंपनी, मतलब कंपनी का एक अलग आइडेंटिटी होता है। तो ये आइडेंटिटी का जन्म कब होगा? जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन गया। यानी कि अच्छा एक और बात समझना थोड़ा। अब जैसे मान लीजिए आपकी बात करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2004, ठीक है? तो क्या जरूरी है 1 जनवरी को जन्म लिए हो तो 1 जनवरी को ही तुमको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया? 1 जनवरी को ही तुमको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया? नहीं सर, कुछ दिन के बाद ही मिलता है ना? हो सकता है कि 1 साल बाद मिले, या फिर हो सकता है कि 10 अगस्त 2004 को मिले, है ना? ये भी हो सकता है 10 अगस्त 2004 को मिला हो। तो ये जो जनवरी में जन्म लिए हो अगस्त को मिल रहा है, तो बताओ डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा? सर डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में रहेगा। अब मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है 1 जनवरी 2004, मगर आपको ये सर्टिफिकेट मिला है 10 अगस्त को। तो मिला है 10 अगस्त को ना, मगर
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट है वही ना आपका डेट ऑफ बर्थ कहलाएगा, कि जिस दिन मिला उस दिन जन्म लिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो सिंपल सा फंडा है यहां पर भी। देखिए कभी कभी क्या होता है, सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ रहता है कि हाँ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, देखो यहां लिखा हुआ 24th डे ऑफ अगस्त 2012, देखिए किस तरीके से लिखा हुआ 24th डे, 24th डे मतलब 24 अगस्त 2012 मतलब 2012। अब 2012 ये जो है डेट, इस डेट को ही कंपनी का जन्म हुआ। अब मान लीजिए ये सर्टिफिकेट, अब सरकार है भाई, समय तो लगेगा। मान लीजिए ये सर्टिफिकेट तुमको 1 साल के बाद 2013 में मिला, तो क्या तुम्हारा कंपनी का जन्म 2013 में हो रहा है? नहीं, जो डेट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है उसी दिन को माना जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कंपनी क्या है, यानी कि कंपनी का जन्म कब हुआ है। तो जो डेट लिखा हुआ, इट डजंट मैटर कि सर्टिफिकेट इशू कब हुआ, इट मे हैपन कि इशू का डेट और सर्टिफिकेट में जो डेट लिखा हुआ एक ही है या फिर अलग अलग है। आप डेट ऑफ बर्थ क्या मानेंगे? 24 अगस्त ही मानेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। सर सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ रहता है? देख लो, लिखा हुआ है आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी लिखा हुआ रहेगा एबीसी लिमिटेड इज दिस डे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1956। उस समय देखो 2012 का बात हो रहा है ना, तो 2012 में तो 1956 था। नया एक्ट कब आया? 2013 में आया। तो 2013 के बाद जो भी कंपनी स्टार्ट होगा उसमें 2013 यहाँ लिखा हुआ रहेगा। एंड द कंपनी इज लिमिटेड अंडर द है ना, लिमिटेड गिवन माय हैंड एट दिल्ली, दिल्ली की कंपनी है। और ये कॉमन सील है, यहाँ पे सारा अमाउंट वगैरह लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, और सर्टिफिकेट नंबर भी रहेगा ऊपर में या फिर नीचे में कहीं भी। बात समझे? तो बेसिकली इस तरीके से इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज का लास्ट फॉर्म, लास्ट स्टेप है। इसमें हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गेन करते हैं। और इसी ये जो अभी हम पॉइंट बताएं आपको डेट ऑफ बर्थ वाला, ये इसलिए बताएं क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो भी लिखा हुआ है वो ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड पॉइंट है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या इफेक्ट होता है? तो जब भी a company is legally born on the date printed on the certificate of incorporation, डेट जो प्रिंट है, अगर 24 अगस्त 2012 लिखा हुआ है तो 24 अगस्त 2012 को ही जन्म हो गया। अब वो सर्टिफिकेट हमको मिल रहा है 2013 में, इसका ये मतलब नहीं कि 2013 में जन्म हो रहा है। तो 24 अगस्त 2012 के बाद जितना भी बिजनेस डीलिंग होगा, और 24 अगस्त को और उसके बाद जितना भी बिजनेस डीलिंग होगा वो कंपनी के नाम पे होगा और कंपनी उसको कर सकती है। इट डजंट मैटर कि 2013 में सर्टिफिकेट मिला कि 2014 में मिला। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी with perpetual succession only from this date. The certificate of incorporation is the conclusive evidence of the legal existence of the company. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। The certificate of incorporation is the conclusive evidence of the legal existence of the company. जैसे कोई इंसान का डेथ होता है तो सरकार मानती नहीं है कि डेथ हुआ, जब तक हम आपको शो नहीं करेंगे गवर्नमेंट को डेथ सर्टिफिकेट, वो नहीं मानेगा। उसी तरीके से किसी का जन्म हुआ है तो जब तक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक सरकार वो मानेगा नहीं। बात समझ में आया? आप हो मगर ऑन पेपर अगर आप नहीं हो तो आप भूत हो सरकार के लिए, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी तरीके से कंपनी का एक एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ये बिल्डिंग देख के नहीं डिसाइड किया जाता कि हाँ बिल्डिंग कंपनी का है, नहीं, कंपनी का कोई मतलब नहीं। इट डजंट मैटर कि कंपनी का बिल्डिंग है कि किसका बिल्डिंग।
अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब एक सबूत है कि हाँ ये कंपनी लीगली स्टार्ट हो चुका है। तो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी क्या होता है, एक नंबर में पूछ दिया गया, क्यों, है ना, कि कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी किसको बोलते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा। Whatever may be the deficiency in the formalities, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का फॉर्मेलिटीज में डेफिशिएंसी आ जाता है, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन छूट गया फॉलो करना, मगर फिर भी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया यानी कि वो चलता रहेगा, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अगर मान लीजिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाए तो वो आगे फॉलो कर देंगे, मगर लीगल एग्जिस्टेंस तो कंपनी का रहेगा ही रहेगा। तो देखिए यही लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, whatever may be the deficiency in the formalities, once the certificate is issued, it is conclusive evidence that the company come to existence on the date mentioned on the certificate of incorporation। वो डेट जो कि मेंशन्ड है सर्टिफिकेट पे, और हम जो आपको बताएं उसके हिसाब से एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में देखें ना 24 अगस्त 2012 लिखा हुआ था, तो उसी के आधार पे एक एग्जांपल दे दिया है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज इशूड ऑन 24 अगस्त, whereas the certificate date was written on 22 अगस्त। अच्छा यहाँ पे कुछ अलग एग्जांपल दे रहा है, सर्टिफिकेट इशू हुआ है 24 को, मतलब हमको मिला है 24 को, मगर सर्टिफिकेट में डेट क्या लिखा हुआ है 22 अगस्त। तो बताइए कंपनी का जन्म कब हुआ, तो कंपनी का जन्म 22 अगस्त को ही हुआ। क्यों, क्योंकि डेट क्या लिखा हुआ है 22 अगस्त, मगर मिला कब है, इशू कब हुआ है 24 को, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी बोर्न ऑन 22 अगस्त ओनली, and so all the dealing carried on 23 अगस्त will be considered as legal although the certificate is issued on 24 अगस्त। भले ही 24 अगस्त को इशू हुआ है, मगर 22 अगस्त को या फिर 22 के बाद कभी भी 22, 23, 24, 25 जब भी डीलिंग हो रहा है वो सारा कंपनी के नाम पे ही होगा। आफ्टर इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट इज फाउंड दैट अ पर्सन हैड forged signature on the memorandum but then also incorporated will be considered valid। अच्छा मान लीजिए एक थोड़ा सा लीगल रूल बता रहा आपको, मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके कंपनी को मिल गया, 22 अगस्त का, ठीक है, मगर बाद में पता चला अरे बाप रे इन लोग तो पूरा फर्जी डॉक्यूमेंट जमा कर दिया था, तब क्या होगा, फिर भी लीगल माना जाएगा, फिर भी उसको लीगल माना जाएगा और फिर से पूरा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, है ना, लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उस समय रजिस्ट्रार ढंग से वेरीफाई नहीं किया और हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि अरे ये बंदा तो पूरा नकली डॉक्यूमेंट दे दिया, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा। चूंकि हम गलत तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो मेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, मगर ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी जो है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और जिसमें हम लोग 4 स्टेप के बारे में डिस्कस किए, एंड फाइनली ये देखें कि जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है कंपनी को तो कंपनी का जन्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3rd स्टेज के बारे में, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बारे में। तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।